नमस्कार, मैं उत्तराखंडी कमलेश कांडपाल आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे आजकल रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, बड़ी बमबारी की जा रही है। उसमें सुना जा रहा है कि यूक्रेन में बहुत सारे सिविलियन नागरिक भी उसमें मारे गए हैं और एक आध परमाणु संयंत्र में भी अ, वहाँ पर आक्रमण हुआ है। सब लोग देख रहे हैं उसमें मीडिया इसमें अधिकतर जो है इसमें रूस को ज़िम्मेदार मान रहा है। जबकि इसके पीछे जो मेन कल्प्रिट जिसे माना जा सकता है वो अमेरिका है। अगर आप देखें गौर से, इसकी शुरुआत होती है 80 के दशक से, जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसी समय जो रूस, तब समय सोवियत संघ कहा जाता था, पूरा एक संघ हुआ करता था जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। तो उसके राष्ट्रपति उसमें बने मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव दोस्तों एक बहुत उदारवादी नेता थे। उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम से पॉलिसी लागू की और सोवियत संघ के बाज़ार पहली बार पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। लोगों को बाहर इन्वेस्ट करना, इधर इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वहाँ की जो जनता है दुनिया के बारे में भी जान सके। तकनीकी को उन्होंने आमंत्रित किया, ये सब किया उन्होंने। उसके बाद इसकी जो उदारवादी नीति है, इसका फ़ायदा रोनाल्ड रेगन जो है उन्होंने उठाया। उनके साथ उन्होंने एक परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर किए। बात ये थी कि उन्होंने उनको यहाँ तक के लिए राज़ी कर लिया कि वो जो उनकी अफ़गानिस्तान में सेना थी सोवियत संघ की, वो 9 साल तक वहाँ रही और उसको गोर्बाचेव ने वापस बुला लिया। तो जब परमाणु निरस्त्रीकरण का समझौता हुआ तो उससे क्या है, अमेरिका स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। और गोर्बाचेव यहीं तक नहीं रुके, वो इतने उदार बने। उन्होंने जितने संघ में शामिल उनके देश थे, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितने भी थे, इन सबको उन्होंने उनका निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया। और हर जगह होता है, मेन कारण होती है राजनीति। वहाँ भी जो लोग थे राजनीति में, सोवियत संघ में, उसमें क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, इसलिए संभव नहीं था कि बहुत सारे लोग राष्ट्राध्यक्ष बन पाए या राजनीति पर आ पाए। तो इसके लिए जो राजनीतिक जो लोग थे इन संघों में के जो राज्य थे, उन्होंने की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि भैया हम सोवियत संघ से अलग होंगे। इस तरह से फिर नए देश पैदा हुए, रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये सारी चीज़ें हुई। और जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, जब सोवियत संघ टूट गया, तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अमेरिका को हुआ। अमेरिका ने फिर उसके बाद मोनोपोली करनी शुरू कर दी। सद्दाम हुसैन को उन्होंने मार दिया। ईरान में ये है कि इराक़ में वहाँ पर परमाणु का ज़ख़ीरा है, जबकि वहाँ पर जब युद्ध ख़त्म हुआ तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया। यही सब वो अमेरिका में, वो अफ़गानिस्तान में भी करते रहे। लेकिन फिर क्या होता रहा, धीरे धीरे जैसे इनके जो राष्ट्रपति वगैरह भी हुआ करते थे, चाहे जॉर्ज बुश सीनियर हों, और उसके बाद आपके फिर बिल गेट्स, सॉरी, और भी जो बने सीनियर बने, फिर ट्रंप बने। तो ये सब लोग जो हैं बाद में धीरे धीरे ट्रंप के बाद से जो राष्ट्रपति हैं कि हैं कमज़ोर होने लगे अमेरिका। लेकिन अपनी नीतियों से फिर भी बाज नहीं आता है। उन्हें यूक्रेन को समझाया कि भैया आप, अगर आपके ऊपर रूस हमला करता है, आप बेफिक्र रहो, हम नाटो की सेना वहाँ भेजेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि आप नाटो में शामिल हो जाइए। हालांकि हाल में अभी यूक्रेन को EU का मेंबर बना दिया गया है, नाटो में नहीं शामिल किया। जो पुतिन की आपत्ति जो बताते हैं, हालांकि पुतिन भी बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं, लेकिन पुतिन ये चाहते थे कि नाटो के लोग सोवियत, जो पुराना सोवियत संघ है, उसके किसी देश में ना आए, ताकि उनकी सुरक्षा, वो सुरक्षित रहे। तो लेकिन कभी भी जो इनके राष्ट्रपति यूक्रेन के, उन्होंने कभी भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। तो लिहाजा इसके कारण जब ये अमेरिका और नाटो के देशों ने कहा कि ना भैया, हम तो, अगर आप हमला करोगे यूक्रेन पे, हम यूक्रेन का साथ देंगे। ज़ेलेंस्की जो है बिल्कुल जाने को तैयार थे नाटो के पास। जब उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप मान जाओ, एक बार ये इतना लिख के दे दो कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस चीज़ को मानने से कोई सहमति नहीं जताई, जिस कारण से रूस ने यूक्रेन पे
हमला कर दिया और आज जो परिणाम है पूरी दुनिया देख रही है। जबकि लोग कह रहे हैं इसके लिए रूस ज़िम्मेदार है। लेकिन रूस यही चाहता था कि वो नाटो अपने अपने देश को सुरक्षित रखने के चक्कर में वो सोवियत संघ के जो पुराने देश थे वहाँ किसी को भी नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता। और अमेरिका चाहता है कि उसको रूस की घेराबंदी की जाए। तो लेकिन अभी मेन टाइम में क्या हुआ, जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, तो नाटो ने अपनी सेना नहीं भेजी, क्योंकि पुतिन ने कहा अगर आप अपनी सेना भेजोगे मैं परमाणु हमला कर दूंगा। वो डर गए या सहम गए, लेकिन दुनिया को पता लगा कि अब अमेरिका जो है वो शेर नहीं है। अमेरिका अब एक बूढ़ा शेर है जिसके दांत गिर चुके हैं, वो सिर्फ गुर्रा सकता है, वो बाकी कुछ नहीं कर सकता है। ये दुनिया को अब समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में अमेरिका और कमज़ोर होता जाएगा। यहाँ पर कुछ नई शक्तियाँ, एक या दो, हालांकि लोग चीन को भी कह रहे हैं कि चीन शक्तिशाली होगा, लेकिन चीन का अगर एक आंतरिक व्यवस्था देखो, वहाँ की जनता वहाँ के शासन से उतनी खुश नहीं है। वहाँ पर ज़बरदस्ती कानून थोपे गए हैं उनके ऊपर, यहाँ तक कि उनको अपने निजी जीवन में दखल है, वहाँ बच्चे कितने पैदा होने चाहिए इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। वो कठिन से कठिन उनको सज़ा दे देते हैं। तो देखिए, हालांकि दुनिया के बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीन शक्तिशाली होगा, लेकिन इसमें भी संशय है। चीन में भी अगर प्रजातंत्र की बयार अगर बह गई एक बार, तो चीन को भी फिर अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर विश्व के और देशों के लिए मौका है, जैसे उसमें आपका जर्मनी है और हमारा भारत भी इस देश में आगे बढ़ सकता है। हमारे सारे अगर राजनीतिक दल मिलजुल के इस ओर प्रयास करें तो इसमें भारत के लिए विश्व गुरु बनने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है दोस्तों। तो ये चर्चा कैसी लगी आप बताइए। कुछ और नई चर्चा पे फिर इसी तरह बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।